मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज का हमारा टॉपिक है। यानी कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मेडिसिन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो हमारे एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं ना, एंटीबायोटिक का मतलब होता है किसी बीमारी को खत्म करने के लिए जो हम लोग दवाई खाते हैं, बेसिकली उसी को कहते हैं एंटीबायोटिक। नाम आपने सुना होगा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं जब हम लोगों को बुखार सर्दी खांसी ये सब होता है। तो दवाई को बनाने के लिए बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, दीज एंटीबायोटिक मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमको कोई बीमारी हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है, तो उसके लिए यदि उसके जैसे मान लीजिए कि हम बीमार पड़ गए मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर चुका है, उसको और ज़्यादा फैलने से रोक सके, इसके लिए हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और जो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उस मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो उसको क्या कर देता है, वहाँ पे रोक देता है। ठीक है, आगे सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी आर। देखो, कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक है, यानी कि कुछ ऐसे हमारे पास मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया और फंगी के मदद से बनाया जाता है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर क्या पूरा का पूरा उसमें बैक्टीरिया ही प्रेजेंट रहेगा, पूरा फंगी ही प्रेजेंट रहेगा? नहीं, उसमें दवाई भी प्रेजेंट रहता है ना, लेकिन कुछ मात्रा जो है बैक्टीरिया और फंगी का भी रहता है। तो कुछ एंटीबायोटिक हमारे पास हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन हैं हमारे पास जो कि बैक्टीरिया और फंगी के मदद से बनते हैं, जैसे पेनिसिलिन है ना, उसके बाद स्ट्रेप्टोमिसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और इरेथमिसिन है। मतलब कि ये सारे के सारे एंटीबायोटिक का नाम है जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सपोर्ट से बनाया जाता है। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल हम लोग अपने अलग अलग बीमारी में करते हैं। ठीक है, ये दवाई का नाम था बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन में किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, देखिए लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, हमारा बॉडी ना, सपोज कीजिए कि हमको कोई बीमारी हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल गया, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी में ऑलरेडी सुरक्षा कवच लगा हुआ है। मतलब कि मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर चला गया, तो हमारे बॉडी में ऐसे पहले से सिस्टम बनाया हुआ है नेचर के द्वारा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारा बॉडी लड़ सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उस समय पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संख्या हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी भी उसके साथ फाइट नहीं कर पाता। लेकिन यदि छोटा मोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर गया तो उसको तो ऐसे ख़त्म कर देंगे हम लोग, है ना। तो लेकिन व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का मतलब यहाँ पे यह है कि वो अपने आप जो है ना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, और यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है तो उसको मार के खत्म कर देगा। लेकिन यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संख्या ज़्यादा है तो हमारा बॉडी भी काम नहीं करता उस समय। ठीक है, आगे देखो, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ इट इंटर्स अगेन। मतलब कि हमारा बॉडी ये जानता है कि यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके साथ कैसे लड़ना है। ठीक है, यानी कि इसलिए आप देखते होंगे कि छोटा मोटा जो हमको बीमारी होता है ना वो ऐसे ही ठीक हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि सर्दी, क्या सर्दी ज़िंदगी भर आता है? नहीं। सपोज कीजिए कि आपको सर्दी हुआ और आप सर्दी में कोई दवाई मत खाओ, आप देखना 2-3 दिन के बाद वो अपने छूट जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा बॉडी लगातार उससे फाइट कर रहा है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर चला गया उससे लगातार वो फाइट कर रहा है, और फाइट करते 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 एक समय ऐसा आता है जब पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारा बॉडी खत्म कर देता है। उसके बाद फिर हमारा सर्दी छूट जाता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था। तो हमारा बॉडी जानता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे लड़ना है, लेकिन फिर दवाई क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं जब ज़्यादा हो जाता है ना, जब हमारा बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके बाद हम बाहर से ले लेते हैं अपना, यानी कि बाहर से हम अपना सुरक्षा कवच ले रहे हैं ताकि हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा हुआ है इफ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल दैम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। यानी कि मान लीजिए गलती से यदि हमारे बॉडी के अंदर, हम सपोज कीजिए कि हम हेल्दी हैं, बहुत हम स्वस्थ हैं, हम बीमार नहीं हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर
कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खराब वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत खराब वाला, डेंजर वाला हमारे बॉडी के अंदर चला गया, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे हमारा बॉडी फाइट करेगा ये हमारा बॉडी जानता है ना। और किस तरीके से करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा कि उस बीमारी को ख़त्म किया जाए, वो हमारा बॉडी अपने आप जानता है। क्या हम अलग से उसमें कुछ ऐड करते हैं क्या? नहीं, वो हमारा बॉडी अपने आप कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये एंटीबॉडीज बेसिकली हमारे बॉडी में एक तरीके से दवाई का काम करता है। जब जब आप बीमार पड़ेंगे तब तब वो दवाई आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। और वो दवाई हम लोग बाहर से नहीं लेते हैं, वो नेचर के द्वारा हमारे बॉडी में फिट करके भेजा गया है। जैसे जैसे हम लोग बीमार पड़ेंगे वैसे वैसे बार बार वो प्रोड्यूस होगा, उस बीमारी को ख़त्म करता चला जाएगा। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो कोई पूछ दे कि बताइए एंटीबॉडीज है क्या, तो आप बोलना कि एंटीबॉडीज एक तरीके से क्या है, दवाई है, मेडिसिन है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ही हमेशा रहता है। कोई पूछेगा क्या उसको आपने बाहर से फिट किया क्या अपने बॉडी के अंदर, तो जवाब है नहीं, वो बाई बर्थ रहता है, हर बच्चे में रहता है। लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है ना लगातार बीमार पड़ते रहता है ना, वो कभी भी ठीक रहता ही नहीं है, मतलब हमेशा वो 10 दिन 15 दिन पे बीमार हो ही जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन कोई आदमी ऐसा भी होता है जिसको आप देखते होंगे कि 3-4 साल से वो बीमार ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो है ना एंटीबॉडीज बहुत ही मजबूत है ना, ये चीज़ होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। तो ये कुछ ऐसे बीमारी हैं जिसको हम लोग वैक्सीनेशन से दूर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीन ले लेना, बेसिकली सुई के रूप में जो हम लोग लेते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो हम लोगों ने वैक्सीन लिया, तो वही हमारा कहलाता है बेसिकली प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का डेफिनेशन आप देख लीजिए। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन डायरेक्टली टू द माउथ और थ्रू द इंजेक्शन विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। यानी कि वैक्सीनेशन का मतलब है कि यदि आपके अंदर कोई बीमारी हो गया है, आपके बॉडी के अंदर यदि कोई बीमारी हो गया है, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए जो आप वैक्सीन लेते हो, चाहे आप वैक्सीन बाई माउथ लो यानी कि मुंह में लो, या फिर आप अपने बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू लो, तो वो हमारा क्या करता है, उस बीमारी को ख़त्म कर देता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हम पोलियो जब हम लोग पीते हैं तो वो डायरेक्ट माउथ में डालता है ना, तो हम लोग वैक्सीन 2 तरीके से ले सकते हैं, बाई माउथ भी और बाई इंजेक्शन भी। लेकिन कोरोना वायरस का वैक्सीन कैसा था? इंजेक्शन वाला था, है ना। तो वो अलग अलग तरीके से हम लोग उसको डिसाइड कर लेते हैं। आगे उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक आदमी का नाम है एडवर्ड जेनर, डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। यानी कि 1798 में एक इंसान थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने बताया कि यदि आपको स्मॉल पॉक्स हो जाए तो उसके लिए आप कौन सा दवाई लेंगे, यानी कि कौन सा वैक्सीन लेंगे। ये किसने बताया हमको? एडवर्ड जेनर ने बताया। मतलब ये हो गया कि यदि किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स का मतलब पूरे शरीर में जो पूरा फुंसी फुंसी हो जाता है ना, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं अपने आम भाषा में? हाँ, वैसा ही कुछ कहते हैं ना कि माता रानी हो गया, ऐसा कुछ कहते हैं हम लोग अपने हिंदी में। तो बेसिकली यदि किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसके लिए कौन सा दवाई होना चाहिए, कौन सा वैक्सीन होना चाहिए, ये हम लोगों ने, हाँ चिकन पॉक्स से बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो बताया हमको किसने? एडवर्ड जेनर ने बताया। और कब बताया? 1798 में बताया। मतलब यहाँ पे हो गया कि 1798 में ही पता कर दिया गया था कि यदि आपको स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो आपके लिए कौन सा वैक्सीन सुटेबल रहेगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।